गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड पेंडेमिक के बारे में डिस्कस किया गया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। नेक्स्ट बात करें तो मोबाइल टेलीफोन के 25 साल हुए हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर नॉर्थ ईस्ट ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात की गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और लोकमान्य तिलक के बारे में एक आर्टिकल मैंने देखा है, अलग से आया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी रिकॉल करती है, मतलब अक्सर ध्यान देती है, जिसके 50 साल 100 साल होते हैं, तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, हम मोबाइल टेलीफोन के बारे में बात करेंगे। 25 साल हुए हैं। देखो 1995 का समय था, 1995 का, और आज की टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। तो तब और आज में कितना क्या क्या हुआ है। देखो 4 साल पहले जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसमें ग्लोबलाइज्ड ढंग से और प्राइवेटाइज्ड ढंग से दोनों की बात हमने की। 1992 में इस मोबाइल सर्विस को हम जानते थे वैल्यू एडेड सर्विस के नाम से, वैल्यू एडेड सर्विस के नाम से। और आपको याद होगा इसके अंदर, इस मोबाइल के अंदर, तो इसका 3 दौर था, 3 फेज था। धीरे धीरे आ रहा हूँ। 1995 से लेकर के 2008 तक पहला फेज, दूसरा फेज 2008 से लेकर के 2016, और 2016 से अब तक। तो इसको आप अगर बांटो तो ये जो 1995 से 2008 तक का जो फेज़ है, यहाँ पर इनकमिंग कॉल के 8 रुपया 40 पैसा, 8 रुपीज़ एंड 40 पैसा के आसपास लगता था। सोचो क्या कितना लगता होगा। उसके बाद दूसरे फेज में क्या हुआ कि 1999 में एक बड़ा मतलब ब्रांड हुआ करता था टेलीकॉम सेक्टर में। मतलब तो हुआ क्या कि ये जो है सो बैंक्रप्सी के कगार पे आने लग गया। असल में इसके अंदर ये सही से नहीं चल पाया पहले पड़ाव के अंदर। दूसरा पड़ाव आता है 2003 के आसपास। यहाँ पर आपको याद होगा 2000 के आसपास, 2008 से 16 के आसपास जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो रिलायंस आया। आपको याद हो तो 500 रुपये में आपको फ़ोन आपके हाथ में दे दिया। ये दूसरा पड़ाव आया। और यहीं पर आपको याद हो तो 2010 के आसपास 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का नाम भी आपने सुना होगा। तो 2G इस जगह पर आया। इसके बाद 3 बातें होती हैं कंपनी के आने व बाहर जाने में। कई बार मतलब बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी बाहर गई। जैसे यूनिनॉर ले लो, टाटा इंडिकॉम ले लो, बहुत सारी कंपनीज आई और गई। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो एक दौर आपको याद होगा 2003 से 8 के आसपास, 2008 2003 4 5 में WLL लेकर आया था। वही जो अभी रिलायंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 रुपये चार्जेस हो गए थे। और इसके बाद का जो पड़ाव है, इस पड़ाव में क्या होता है कि कंपनी के बाहर आने, मतलब कुछ कंपनी आए और कुछ कंपनी गई, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो 3 बातें, रेट की बात हो, चाहे B पॉलिसी की बात हो, चाहे C कंजम्पशन की। क्या रेट होगा, किस तरह का होगा, पॉलिसी किस तरह का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ग्राहक को किस तरह से फ़ायदा हो, नहीं हो। शायद इस कारण कभी ग्राफ ऊपर गया, कभी ग्राफ नीचे गया। बहुत सारी कंपनियों का ग्रोथ, मनी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह का हुआ। अब देखो इसमें हो क्या सकता था, हुआ क्या क्या, कुछ कमियां। BSNL और MTNL जो हमारी सरकारी कंपनी है, आप देख रहे हो क्या हिस्सेदारी हो रही है उसकी अच्छी तरह से। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक्चुअल में इसको क्या है कि डेप्थ ऑफ डिजिटलाइजेशन को समझना होगा कि डेप्थ ऑफ डिजिटलाइजेशन क्या है। अब रोड बनाया तो रोड तो हमने इसलिए नहीं बनाया कि मतलब क्या मतलब पैसे लग रहे हैं रोड बना रहे हैं। रोड तो इसलिए बनाया कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, सामान की आवाजाही होगी या फिर कल्याणकारी वर्क होगा। तो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें रेवेन्यू सोर्स नहीं समझना होगा, रेवेन्यू जनरेटर समझना होगा इनडायरेक्ट रूप में। देखो अगर नेट डाटा जो है सो सही से सस्ता होगा, सबको उपलब्ध होगा, तो फिर क्या होगा, जो डिजिटल दुनिया की हम बात कर रहे हैं या फिर कोई काम जो हो रहा है, जो इन IT सेक्टर में बहुत सारे, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक में सरकार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लोगों तक पहुंचा रही है। वैक्सीन कब कब होगा, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, किस तरह से आपको सैनिटाइज करना चाहिए, ये सब कैसे हो पा रहा है मुमकिन डिजिटल दुनिया के माध्यम से। इसको रेवेन्यू सोर्सेज नहीं, रेवेन्यू जनरेटर समझना होगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। 2-3 और पॉइंट अगर बात करें
जीएसटी इसके अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेलिंग के अंदर 12 से 18% है, इसको कम करना होगा। कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को कम करना होगा। लास्ट माइल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो इस पर सोचना होगा, ध्यान देना होगा। अगर चाइना से हम compete करना चाहते हैं, चाइना आज भी हमारे यहाँ 40 से 50 करोड़ के आसपास लोग हैं जो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। अगर चाइना से आगे, अब देखो हम 2G 3G में कब आए, हम 2G 3G के आसपास ये जो है सो 2010 के आसपास आए, 2010 के, जबकि चाइना जो है सो कब आ गया था, हमसे 10 साल पहले 1999 में ही आ गया था चाइना या और भी कंट्री। तो 3G में अगर हम 2G में अगर 10 साल पीछे हैं तो सोचो अभी कहाँ हम हैं। हालांकि अभी अब 5G में हम लोग आने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस, कुछ सॉल्यूशंस आप इसको देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले गंगाधर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बाल गंगाधर तिलक की बात मैं कर क्यों रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी 100वीं पुण्यतिथि थी, 1920-2020। अब देखो 2-4 फैक्ट हैं उसको मैं बताऊँ तो तिलक, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि तिलक आज के संदर्भ में किस तरह से भारत के युवाओं को या फिर भारत को प्रेरित कर सकता है। तो इनके शब्द थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज का मतलब क्या, इन्होंने 3 बातें बताई स्वराज के अंदर, स्वदेशी, शिक्षा, बहिष्कार। आज हम स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, समझो इस बात को, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। शिक्षा, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं। देखो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग 2-3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो ला रही है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो, मतलब पूरा का पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच लाया गया है, ये सब कहीं ना कहीं यही सारी बातें हमारी पौराणिक चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट और बात करें तो भारत को जगाने का इन्होंने काम किया, मतलब भारतीय संस्कृति की चेतना के प्रति इन्होंने कार्य किया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में बताया। तिलक आज ऊपर है, उस मानव गरिमा से, हुंकार से भी ऊपर है जिन्होंने स्वराज को सबसे ऊपर समझा। तो आज के संदर्भ में अब इस तरह से जोड़ सकते हो, इसको आप ध्यान रखना। फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी जो है, दक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने ही बनाया था। ये जो केसरी अखबार है, केसरी अखबार की बात करो तो किस भाषा में थी, आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये मराठी भाषा में थी। और ये मराठा जो है, ये मराठी भाषा में नहीं थी, ये अंग्रेजी अखबार था। 2 अखबार में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, केसरी किस में था, मराठी में, और मराठा किस में था, अंग्रेज़ी में। ये 2 बातें ध्यान रखना। और 1907 में कांग्रेस और का गरमदल और नरमदल एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, आपको पता है, यहाँ पे विभाजन होता है। देश का दुर्भाग्य केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था, ब्रिटिश चरमरा गई थी, मतलब बहुत बड़े मतलब आंदोलनकारी आप कह सकते हो। गरमदल के नेता थे, लाल बाल पाल के नाम से हम लोग जानते हैं। 1916 में होम रूल की स्थापना की थी, और ये बातें तो आप समझ ही रहे हो, ये सारी बातें। और 1-2 बातें और थी, 1 मिनट, हाँ कहाँ गया, बाकी तो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा ही होगा, यही सारी बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की गई है। कॉन्फ्लिक्ट कमिंग स्लो डाउन, नॉर्मलिसी हैज़ इम्प्रूव। कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे, अब थोड़ा स्थिति सही हो रहा है। द यंगर जनरेशन इज़ मोर इंटीग्रेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंस क्या है, ये जोग्राफिक लोकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल लेवल से। मेगा डाइवर्सिटी इन्वायरमेंटली सोशली, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पर, ग्रीन एरिया आप कह सकते हो, और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने का एक बहुत बढ़िया जरिया आप कह सकते हो चिकन नेक कॉरिडोर की सहायता से। सोशल एडवांटेजेस है, त्रिपुरा बीइंग द मोस्ट लिटरेट, आप समझ सकते हो। कनेक्टिविटी लॉस ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश के पार्टीशन के कारण थोड़ी सी कनेक्टिविटी में ज़रूर दिक्कत आई। इग्नोर्ड इन द डेवलपमेंट एजेंडा, लैक ऑफ इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एथनिक टर्मोइल, ऑल्सो कॉलोनियल बैगेज ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो हमारी जो कॉलोनियल एरा का ब्रिटिश ज़माने का जो कुछ रूल्स वगैरह हैं आज भी चल रहे हैं। ट्रांजैक्शंस कॉस्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर हायर। और कुछ बात करें तो सीएए के कारण प्रोटेस्ट होते हैं, जो हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लेकर आए थे। बांग्लादेश का एक्चुअल में कंसर्न है, पड़ोसी मुल्क है। तो आप असम और असम के आसपास, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, बाकी स्टेट्स का भी कुछ ना कुछ कंसर्निंग चलता रहता है। सॉल्यूशन को क्या हो सकता है,
इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, ऑल्सो इंक्लूडिंग सराउंडिंग्स एरिया ऑफ द कंट्री। पीपल सेंट्रिक माइंडफुल एथनिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इम्प्रूव्ड रिलेशन विथ बांग्लादेश इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लगाना होगा, जैसे बैम्बू, जिसको कि हमने फॉरेस्ट एरिया से निकाल करके नॉर्थ फॉरेस्ट एरिया में डाल दिया था। 2 साल पहले हमने डिस्कस किया था इसको बहुत ज़्यादा। बायोफ्यूल पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर ब्रह्मपुत्रा में जो बाढ़ आती है, भाई बिहार वाली सिचुएशन हो गई, तो इस पर भी वर्कआउट करना होगा। इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना होगा कि डेवलपमेंट तो करे लेकिन अपने फॉरेस्ट को नुकसान ना हो। दिहांग एंड पटकाई कोल माइन, दिहांग और पटकाई में बहुत सारे कोयला मिलता है, यहाँ पर भी कोयला तो निकालें लेकिन सही तरीके से। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द लोकल्स यूज मोर सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, ये तो आप समझ ही रहे हो कि उन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो लोकल ओरिएंटेड सर्विसेज बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।